जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर। तो दोस्तों, आज हम 6th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर 9 उसके हैंड नोट्स देखने वाले हैं। चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अब उसके हम नोट्स देखेंगे और 1 लाइनर के 1 मार्क के जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से वो इन्हीं में कवर हो जाएंगे। तो देखिए, इसका फर्स्ट चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसका जो फर्स्ट पॉइंट बनता है वह है लोहे और औजार और खेती, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। इसके बारे में हम देखेंगे चैप्टर में क्या है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हो चुका था। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो लगभग 3000 साल पहले। ठीक है। और महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? महापाषाण की जो कब्रें थी उसमें लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था। तो आगे देखते हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। में सबसे प्रमुख था सिंचाई। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है गांवों में कौन रहते थे। गांवों में कौन रहते थे, हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, उसमें इस तरीके से ही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो हम वैसे ही कवर करते जा रहे हैं। देखिए, गांवों में कौन रहते थे का मतलब है कि तमिल क्षेत्र, यहाँ पे दक्षिणी हिस्सा है तमिल क्षेत्र, तथा उत्तरी हिस्सा के अधिकांश जो गांवों की बात हो रही है, जिसमें गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में भूस्वामी रहते थे, जिन्हें वेलल्ला या साधारण हलवाहो को उड़वार और भूमिहीन मजदूरों दास, केडीसीआर और अदिमई कहलाते थे। ये सब क्या कहलाते थे? वेलल्ला इनको बोलते थे, हलवाहो, उड़वार, भूमिहीन मजदूरों को दास, केडीसीआर और अदिमई कहलाते थे ये सारे। उत्तरी भाग की बात करें तो वहाँ गांव का प्रधान ग्राम भोजक होता था, जो कि एक अनुवांशिक पद था। ग्राम भोजक का जो पद था वो अनुवांशिक था, यानी कि उसके बाद उसके ही वंश का कोई बनेगा। ठीक है। ग्राम भोजक के पद पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी जो होता था वो होता था, और साधारणतया इनकी जो ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनकी ज़मीन पर दास और मजदूर काम करते थे। नेक्स्ट है, राजा द्वारा कर वसूलने का काम ग्राम भोजक को सौंपा जाता था। ठीक है। और ये न्यायाधीश तथा कभी कभी पुलिस का भी काम किया करते थे। कौन? ग्राम भोजक की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, गृहपति। गृहपति कौन था गाँवों में? ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे उस टाइम, जिन्हें क्या बोलते थे? गृहपति बोलते थे। इनमें सबसे ज़्यादातर छोटे किसान तथा ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। ठीक है। नेक्स्ट बता रहे हैं कि इनमें कई कर्मकार यानी कि दास, जो दूसरों की ज़मीन पर काम करके जीविका चलाते थे, वो होते थे। अधिकांश गांवों में लोहार होते थे, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट है प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल रचनाओं की बात हो रही है यहाँ पे। तमिल की जो प्राचीनतम रचना है वो संगम साहित्य मानी जाती है। इसकी रचना कब हुई? इसकी रचना की बात करें तो 2300 साल पहले इसकी रचना मानी जाती है। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। ठीक है। अब गांवों में रहने वालों के तमिल नामों का उल्लेख संगम साहित्य में पाया जाता है। ठीक है। 5वां पॉइंट है, नगर क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा, विवरण। अब नगरों के बारे में किनसे पता चलता है? या फिर कहानियाँ होंगी, यात्रा के विवरण होंगे, मूर्ति कला और पुरातत्व, जिनके बारे में हमने गाँवों के बारे में देखा क्या था, अब ये नगर के बारे में है कि इनसे हमें पता चलता है। ये पुरातत्व सारे स्रोत माने जाते हैं। तो जातक कथा भी एक स्रोत ही है। आम लोगों में प्रचलित कहानियाँ जैसे कि बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया गया है। ठीक है। अब शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार जो होते थे वो कलात्मक ढंग से उकेरते थे।
इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहाँ लोग रहते थे। ठीक है। अब प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ नए नाविकों तथा यात्रियों द्वारा भी पता चलता है। किसके बारे में? प्राचीन शहरों के बारे में। अब है नेक्स्ट कि अज्ञात यूनानी नाविक का विवरण दिया हुआ है इसमें। बैरीगाजा की बात होती है जो कि भरूच का एक यूनानी नाम है। बैरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। कहाँ पे? बैरीगाजा, जो कि एक भरूच का यूनानी नाम है। ठीक है। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमोत, कार्नेलियन और सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र निर्यात किए जाते थे। निर्यात उस टाइम पे किए जाते थे। और व्यापारियों द्वारा राजा को उपहार में चांदी के बर्तन दिए जाते थे। गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े भी इनमें शामिल थे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट बनता है सिक्के। सिक्कों की बात करें एनसीईआरटी में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिक्कों के बारे में। इनसे क्या पता चलता है? तो पुरातत्वविदों को इस युग के हज़ारों सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? कई सिक्के मिले हैं। इनमें सबसे पुराने हैं आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले थे। कितने? आहत सिक्के कितने साल चले? तो वो 500 साल चले। सोने या चांदी के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 6। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। क्या थे? नगरों में अनेक गतिविधियों के केंद्र माने जाते थे। नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण थे, जैसे कि मथुरा की बात हो रही है यहाँ पे। एनसीईआरटी में गिवन है मथुरा 2500 साल से ज़्यादा महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यातायात और व्यापार के 2 महत्वपूर्ण रास्तों पर वो स्थित है। ठीक है। पहले रास्ते की बात करें तो वो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर है और दूसरा रास्ता है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला। नेक्स्ट है किले के चारों ओर किलेबंदी थी, अनेक मंदिर थे। ये मथुरा की बात हो रही है जो कि नगर के एक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। ठीक है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। क्या हुआ था? लगभग 2000 साल पहले जो मथुरा है वो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। फिर मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर रहे हैं। कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र तथा प्रस्तर खंडों के तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी मिले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करें, एक फैक्ट बताया जा रहा है मथुरा के अभिलेखों के बारे में। ये एक फैक्ट बताया गया है एनसीईआरटी में कि सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वाले और माला तथा इत्र बनाने वालों के उल्लेख यहाँ मिलते हैं। अब 8वां हमारा पॉइंट है शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में। ठीक है। उत्तरी काले चमकीले पात्र। शिल्पकारों की बात करें तो इसमें एक फैक्ट दिया हुआ है उत्तरी काले और चमकीले पात्र के बारे में, जिसमें है कि पुरास्थलों से पाए गए नमूनों में मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये काले व चमकीले हैं, इसलिए इनको ये नाम दिया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि कपड़ों का उत्पादन केंद्र क्या था उस टाइम पे। तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे और स्त्री पुरुष दोनों इस काम को किया करते थे। ठीक है। और तेज की वजह एनसीईआरटी में एक फैक्ट दिया गया है इस चैप्टर में, वो है श्रेणी के बारे में। श्रेणी क्या था उस टाइम? अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। ठीक है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है कि शिल्पकारों की जो श्रेणियां थी उनका काम प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना था और तैयार माल का वितरण करना था। श्रेणियां ऐसे काम किया करती थी। अब नेक्स्ट इसमें बताया गया है व्यापारियों की श्रेणियां, यानी कि व्यापारियों का काम क्या था। तो व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते थे। ठीक है। अब इस धन का कुछ होता होगा, तो इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था। जो इसका जो लाभ मिलता था वो जो जमा करते थे उनको कुछ हिस्सा लौटा दिया जाता था या फिर धार्मिक संस्थानों में दे दिया जाता था। ठीक है। अब हम लास्ट पॉइंट पे आए हैं जिसका नाम है सूक्ष्म निरीक्षण। ये चैप्टर का है। इस अरिकामेडु की बात की गई है जो कि पुदुचेरी में है। ठीक है। लगभग
2200 साल पहले की बात हो रही है, 1900 साल पहले की। ये एक पतन था, पत्तन यानी बंदरगाह उस टाइम पे हुआ करते थे। यहाँ ईंटों से बनी एक ढांचा प्राप्त हुई है, ठीक है, और जो कि संभवतः गोदाम रहा होगा। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र था, एम्फेरा जैसे कि पात्र मिले हैं यहाँ पे, जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे, ये अंदाज़ा लगाया गया है, ठीक है। अब इसमें एक फैक्ट दिया है एरेटाइन के बारे में। एरेटाइन क्या था? एरेटाइन एक मोहर था, मोहर जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एरेटाइन क्या था? मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन थे, ठीक है। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर नाम मिला है। एरेटाइन पात्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। ऐसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। कई बर्तन जाने की वो डिज़ाइन रोम के हुआ करते थे पर बनते यहीं पे थे। नेक्स्ट है कि यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं, और छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई का पात्र रहे होंगे। शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके भी बनाने के पर्याप्त साक्ष्य यहाँ पे पाए गए हैं। अब लास्ट हमारा बनता है रोम के बारे में। अब हम यहाँ देखेंगे एनसीईआरटी में गिवन है रोम के बारे में, वो हम देखेंगे। रोम क्या था? यूरोप का एक सबसे पुराना शहर था, ठीक है, शहरों में से एक था। इसका जो विकास था तब हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे, उस टाइम पे रोम के शहरों का विकास हुआ, ठीक है। रोम बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था ये, और महत्वपूर्ण शासकों में से ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था इसमें। अब यहाँ पे एक फैक्ट है एक्वाडक्ट के बारे में। ये क्या था? ये था बड़े जलवाही सेतु था, ठीक है। जहाँ बड़े जलवाही सेतु को एक्वाडक्ट कहा गया है। यहाँ पे हमारा ये 9th चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने 10th चैप्टर के साथ। पहले हम समरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम नोट्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद।